के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे महात्मा फूले के चौथे और सबसे महत्वपूर्ण भाषण गुलामगिरी के ऊपर, जिसमें वे चर्चा करते हैं किस प्रकार आदि मानव से लेकर सभ्यता तक का जो एक वक्त है वो इंसान ने तय किया है। और साथ ही गुलामगिरी के इतिहास के ऊपर वे चर्चा करते हैं। भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में गुलामगिरी के इतिहास को लेकर वे चर्चा करेंगे। तो इसीलिए इसमें अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। गुलामगिरी। इस भाषण में ज्योतिबा फूले यूनान से शुरू हुई गुलाम प्रथा को अपने समय के अमेरिकी गुलामों तक लेकर आते हैं। तो सभ्यता के विकास के साथ ही गुलामगिरी का इतिहास भी शुरू हो जाता है, जो सबसे पहले यूनान में शुरू हुआ। इसमें विस्तार से बताया गया है कि अमेरिका और नीग्रो लोगों को यूरोपीय लोगों ने किस तरह गुलाम बनाया। वे आर्य ब्राह्मणों की तुलना यूनान के बुद्धिजीवियों से करते हैं। ज्ञान के जनक कहे जाने वाले अरस्तु जैसे विद्वान की भी आलोचना करने से नहीं चूकते। अमेरिका के काले गुलामों के नारकीय जीवन की शूद्र अतिशूद्रों के जीवन से तुलना करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तो शूद्र अतिशूद्र जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है वो महात्मा फूले ने अपने भाषणों में की है। इसे मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती। उसका पहला सब टॉपिक है भयभीत जंगली कुत्ते की कहानी। एक कुत्ते की कहानी के जरिए अब वे चीजों को समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। सभी प्राणियों में जीने की चाह और सुख की आशा करना जन्मजात प्रवृत्ति है। इसलिए वे जीने के लिए भोजन और सुखदायी चीजों के उत्पादन के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। पेट की भूख शांत करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं। मानसिक सुख भोगने के लिए, संतान पैदा करने के लिए और कामेच्छा की पूर्ति करने के लिए संभोग करते हैं। ये सभी जीवों में जन्मजात है। इसके बारे में आपको विश्वास दिलाने के लिए एक भूखे व भयभीत जंगली कुत्ते का उदाहरण देना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कान लगाकर सुनो। एक कुत्ते को एक दिन कुछ खाने को नहीं मिला, इसीलिए वह इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। तभी उसने एक दूसरे कुत्ते को खरगोश का मांस खाते हुए देखा। उसने उस कुत्ते पर छलांग लगाई और नीचे गिरा दिया। दांतों से काटते हुए विजयी स्वर के साथ मांस के टुकड़े छीनने लगा। नीचे गिरा हुआ कुत्ता हैरान होकर किसी तरह उसके पंजों से बचकर हारी हुई आवाज में किकाते हुए दूर भाग गया। उसके भाग जाने के बाद इस कुत्ते ने उसका शिकार खाया और डकार मारते हुए आगे चलने लगा। इस कुत्ते को आगे एक कुत्ते व कुतिया दिखे। यह कुत्ता उनके पास गया और कुत्ते से लड़ना शुरू किया और उसे पीट दिया। इस कहानी का अर्थ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये अन्याय पशु पक्षियों आदि प्राणियों में तो अनादिकाल से आज तक रहा है, जबकि मानव प्राणी को तो हजारों साल ही हुए हैं। मतलब मानव इंसानों का जो इतिहास है, इंसान बनने का इतिहास, वो कुछ हजार साल पुराना है। लेकिन ये जो सर्वाइवल द फिटेस्ट का कानून है, जिसे हम जंगल राज भी कह सकते हैं, वो शुरू से, जब से प्रकृति बनी है तब से चला आ रहा है और जस का तस है। ये बात रोमन इतिहासकार कार्मेलियन टेटिस्टस नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ में लिखी हुई है। उसके बाद कांस्टिनोपल के जस्टियन नामक बादशाह के शासनकाल में थियोडोशियस नामक इतिहासकार ने भी अपने ग्रंथ में जानकारी दी है कि आदि मानव कैसे रहते थे। तो इससे पता चलता है कि वो कितना पढ़ते थे। बाकायदा नाम के साथ बहुत सारे इतिहासकारों को उन्होंने यहां पर कोट किया है। उनके अनुसार आदि मानव और पशु के व्यवहार में कोई अंतर नहीं था। सभ्यता का तो कोई चिन्ह नहीं था। कितने ही विद्वानों का मत है कि मानव जाति में परिवार व्यवस्था की उत्पत्ति से पूर्व स्त्री पुरुष के संबंध पुरुषों की तरह, पशुओं की तरह ही होते थे और पशुओं की तरह ही वे खाते पीते थे। परंतु समय के साथ मानव ने अपने आचार विचारों में बदलाव किए और पशुत्व का त्याग किया। इसी बदलाव को सभ्यता कहते हैं।
मानव प्राणी अपनी बुद्धि के बल पर धीरे धीरे सुधरता गया और एक दिन अपना अस्तित्व बचाने और जीवन सुखी बनाने के लिए समस्त सजीव व निर्जीव पदार्थ जैसे काम आए इसकी खोज करने लगा और हिंसक प्राणियों का मुकाबला करने लगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसकी अलग से व्याख्या करूं या मैं आपको समझाऊं। वे एक सीधा सपाट इतिहास बता रहे हैं कि जो इंसान था वो किस तरीके से सभ्य बना और सभ्यता किसे कहते हैं। अपने पढ़ाई लिखाई के जरिए या अपनी तर्कशील बुद्धि के जरिए जो आपके थॉट्स में चेंजेस आते हैं वही आपको सभ्य बनाते हैं। ये पॉजिटिव होने चाहिए, नेगेटिव नहीं, तभी आप सिविलाइजेशन की तरफ बढ़े हुए माने जाते हैं। तो उसकी एक सीधी सी वे बात कह रहे हैं। अज्ञात बातों और संकटों पर ध्यान देते हुए अनुभव व ज्ञान संपदा करते हुए समस्त चराचर जगत पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो जैसे ही इंसानों में अक्ल आई उन्होंने सब तरफ अपना अधिकार बनाना शुरू कर दिया। जो सफलता अन्य प्राणी हासिल नहीं कर सके वह मनुष्य ने की। इससे पहले लाखों मानव प्राणी हिंसक जानवरों व प्रकृति के अज्ञात संकटों से जूझते हुए मारे गए होंगे। एक ऑब्वियस सी बात पे कह रहे हैं कि इंसान बनना और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना और हर चीज को अपने तरीके से ढालने में हजारों सालों का समय लगा है आदि मानव से सभ्य मनुष्य बनने में इंसानों को। तो उस प्रक्रिया के दौरान बहुत सारे लोग होंगे जो मारे भी गए होंगे और इस अवस्था में मानव प्राणी ने प्रकृति के मानवेतर प्राणियों से हजारों वर्ष संघर्ष किया। यह लड़ाई लड़ते हुए मानवेतर प्राणियों और भौतिक नियमों का अनुभव सिद्ध ज्ञान हासिल किया। इसी के बल पर प्राकृतिक पदार्थों व पशुओं को अपने अनुसार ढाला। समस्त मानव जाति के अस्तित्व और सुख उत्पत्ति के साधनों के लिए उसने प्रचंड जीत हासिल की और शेष सभी को अपना गुलाम बना लिया। मानव का यह कार्य यही नहीं रुका। ये किसी एक मानव की तर्क बुद्धि का नहीं बल्कि समस्त मानवों की सामूहिक बुद्धि की उपज था। तो एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि एक कलेक्टिव एफर्ट था। कोई एक इंसान सब जगह अपना स्वामित्व या आधिपत्य नहीं बना सकता जब तक कि वो एक ग्रुप के अंदर न हो। सारे ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में विष्णु की कल्पना की गई है जो आकाश में चांद तारों में रहता है। उसके 4 मुख हैं और उसके मुख से ब्रह्म देव पैदा हुआ यानी ब्राह्मण पैदा हुआ। इस कारण उसने मूर्ख लोगों को अपना गुलाम बनाया है। वास्तव में देखा जाए तो पशु और मूल मानव प्राणी के बीच कोई भेद नहीं है। ये गलीच तो हिंसक पशुओं से भी खतरनाक हमला करते हैं। तो सीधे तौर पर वे कह रहे हैं कि दुनिया में जितनी भी स्पीशीज हैं उसमें सबसे जो खतरनाक स्पीशीज है वो इंसानों की है, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। सीधी सी बात कह रहे हैं, इसे समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा सब टॉपिक है पशु जगत और मानव जगत। तो अब इंसानों की तुलना जानवरों से कर रहे हैं कि कौन सी चीजें हैं जो हमें अलग करती हैं उनसे और कौन सी चीजें हैं जिसमें ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है वो पशुओं से भी ज्यादा गिरा हुआ है। बाघ को हिंसक पशुओं में गिना जाता है। वह बिना किसी की मदद के खुद ही शिकार करके पेट भर सकता है, खुद के बल पर अपनी रक्षा कर सकता है। वह अपनी जाति या दूसरी जाति का हिंसक पशु हमला कर दे तो उसका मुकाबला करता है। इसीलिए किसी भी प्राणी के अस्तित्व और सुख में कोई अड़चन आती है तो उसे दूर करने के लिए जो कुछ करना पड़ता है इसी का नाम संघर्ष है। अब इसके आगे वह जो बातें कर रहे हैं, जो जंगल कानून की बात कर रहे हैं, वो हम लोग डिस्कवरी पे इस तरह की बहुत सारे चीजें देखते हैं कि शेर किस तरह रहते हैं, किस तरह अपने आप को बचाते हैं। वही सारी चीजों का जिक्र वे यहां पर कर रहे हैं। ये प्रत्येक प्राणी में पैदाइशी गुण होता है। जैसे हिरण कभी भी घास के मैदानों में जंगल में अकेले अकेले नहीं बल्कि झुंड बनाकर चरने जाते हैं। ये झुंड में प्रत्येक हिरण को झुंड के आधार से बल मिला है। यदि किसी बाघ ने झुंड में किसी एक हिरण पर हमला किया तो पूरा झुंड बिखर जाता है और प्रत्येक हिरण घबराकर जो रास्ता मिले वहीं भाग जाता है। भाग जाना आत्मरक्षा के संघर्ष का हिस्सा है और दुर्बल प्राणियों को ये मजबूरी में अपनाना पड़ता है। वैसे तो मैंने सुना था हल्दी घाटी में भी राणा प्रताप जो है वो मैदान छोड़कर भाग गए थे जंगलों की तरफ। खैर आगे बढ़ते हैं।
कुछ जानवर हिंसक होते हैं और कुछ अहिंसक, फिर भी एक ही जंगल में रहते हैं। दो बाघों में शिकार के लिए ये तेरी ये मेरी की लड़ाई होती है, या फिर बाघिन का संभोग सुख के लिए ये किसकी है, तेरी की मेरी। वे एक दूसरे से लड़कर इसका समाधान निकाल लेते हैं। प्राचीन काल में जंगली मानव इसी अवस्था में थे। हर छोटे बड़े समूह अपनी बस्ती या दूसरे मानव समूह व उसकी बस्ती के साथ लड़ते रहते थे। शक्तिशाली समूह कमजोर समूह पर हमला करता था। अंत में कमजोर समूह के जवान लड़के लड़कियों को पकड़कर ले जाते थे और विजयी जवान उसके साथ अपने आनंद के लिए जबरदस्ती संभोग करते थे। वे जवान लड़कियां उन मानव पशुओं से किसी तरह बच भी जाती थीं तो उन्हें पकड़कर लाने वाले अन्य स्त्री पुरुषों द्वारा उन पर पत्थरबाजी करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम डिस्कवरी चैनल पे या हिस्ट्री चैनल के ऊपर देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप में से भी बहुतों ने इस तरह के शोज देखे होंगे। अत्याचारी नराधमों की टोली मारने के बाद समूह के सभी छोटे बड़े और बुजुर्ग स्त्री पुरुष उसकी पेड़ देवी के चारों ओर घूमते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर टुरटुरी गीत गाते थे। इसके बाद आहार देवी को नैवेद्य अर्पित करते और उनका मुखिया सबके हाथ में मांस का एक टुकड़ा देता है और फिर खा पीकर मौज करते हैं। इन जंगली लोगों के खाद्य पदार्थ खरगोश, हिरण व जंगली सुअर का शिकार करके लाना या दूसरे समूह के मानवों का मांस, मछली व फल फूल ही होते थे। उस वक्त उन्हें रोटी के बारे में जानकारी नहीं थी। तो मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले की घटना है। कोई एक अमेरिकी टूरिस्ट थे जो अंडमान निकोबार के एक आइलैंड पे, जिस पे जाना मना है सरकार की तरफ से भी, कुछ ज्यादा ही क्यूरियस प्रवृत्ति के थे वो ट्रैवलर, और वो ज्यादा करीब चले गए तो वहां पर वो मार दिए गए थे। और उनसे पहले भी कई लोग इस कोशिश में उस आइलैंड के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मार दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां अभी भी इसी तरह का जंगल का कानून चलता है और मनुष्य जो है वो अभी तक अपने आदिम अवस्था के रूल्स फॉलो करता है। कालांतर में मानव ने आग की खोज की, मिट्टी के बर्तन बनाने लगा और उसमें मांस व अन्य खाद्य पदार्थों को भूनकर या पकाकर खाने लगा। खेती की खोज होने के बाद अनाज का उत्पादन होने लगा। खेती में काम करने के लिए बैल व मनुष्यों की आवश्यकता हुई। बैल व मनुष्यों को पकड़कर उनसे खेती का काम करवाते थे। कमजोरों को मार दिया जाता था। मांस खाए बिना ही अब उनका काम चल जाता था। कहने का मतलब है धीरे धीरे सिविलाइजेशन की तरफ वो बढ़ने लगे। कच्चा मांस खाना, या बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अपनी ही स्पीशीज को मारकर खा जाती हैं। इंसान भी उनमें से पहले एक था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो सिविलाइज्ड होता गया उसने इस बात को जाना कि अपनी स्पीशीज को नहीं खाना है। अपनी टोली के लोगों में दूसरी टोली से पकड़कर लाए गए जानवरों व स्त्री पुरुषों का बंटवारा करने के बाद वे उनके मालिक बन जाते थे। उन जानवरों व स्त्री पुरुषों से काम करवाने के लिए उनके साथ मारपीट की जाती थी। चौपाए जानवरों को जीव व 2 पांव के जानवरों को गुलाम समझकर उनके खाने पीने की सुविधा करते थे। उनके मालिकों को अगर कोई जानवर या मनुष्य कामचोर लगता तो वे उसे ले जाकर बाजार में बेच दिया करते थे। अरब लोग दास को गुलाम कहते हैं। भट्ट लोग इन्हें शूद्र बोलते हैं। यूनान के लोग स्लेव और अन्य यूरोपियन लोग अपेक्षाकृत महत्वहीन दासों को सर्वेंट कहते हैं। गुलामों की स्थिति को ही गुलामगिरी कहते हैं। गुलामगिरी, शूद्रगिरी, स्लेवगिरी, शेड्यूल और दास्ता आदि शब्दों का अर्थ एक ही है। सेविड्यूल, मैं गलत बोल गई। जानवरों में गुलामगिरी की प्रथा नहीं होती है, वह सिर्फ और सिर्फ अज्ञान रूप धारण करने वाले मनुष्य में ही होती है। तो यहां पर वो बता रहे हैं कि इंसान जो है वो जानवरों से इस मामले में बदतर है। जो मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता को छीन लेती है, मनुष्य के प्रेम को चकनाचूर कर देती है, वह उसे स्वाभिमान शून्य बना देती है। इसलिए ये नीच और अमानवीय होती है। ये दुष्ट मानव की मूर्ख बुद्धि और पिशाच विचारों की निशानी है। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो जानवरों से किस लिहाज में बेहतर है और किस लिहाज में उनसे भी गया गुजरा है। गुलामगिरी को या गुलाम प्रथा को वो इसी
गिरेपन की निशानी मानते हैं। इसके साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। ये आपको किस तरह लग रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।